सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो लोग कल अपने दफातर से घरों के लिए निकले थे वो साथ खैरियत से घर पहुँच गए होंगे। खैर पूरे स्कूल में आज आम तातील का ऐलान कर दिया है। प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो बच्चे सेफली घर पे हैं, लेकिन इस वक्त जो मौसमियाती तब्दीलियों ने कराची का हाल बेहाल कर दिया है, उससे जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। बारिश के खड़े पानी के बाइस लोग सुबह दफ्तर पहुंचने के लिए निकलते तो हैं, मगर ट्रैफिक के बाइस मिनटों का सफ़र घंटों में तय होता है। या फिर अगर हम बात करें कि आपकी सड़कें तो खैर मैं कहूँगी कि है ही नहीं, खड्डे ही खड्डे हैं, सड़कें तो बची नहीं है हमारे पास। कराची में कल शाम एक हादसा पेश आया। कल शाम को मरली नदी लिंक रोड पर एक शहरी ने एक गाड़ी को नदी में गिरते हुए देखा। उसने देखा कि वो गाड़ी नदी में डूब रही है, जिसके बाद उसने मददगार 15 को इतला दी। शहरी की इतला पर इंतज़ामिया ने खलबली तो मची कि ठीक है कुछ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो बेचारा शहरी शाम तक चीखता रहा, चिल्लाता रहा, कहता रहा कि भाई मैंने अपनी आंखों से गाड़ी को डूबते हुए देखा है मरली नदी में, खुदारा कोई रेस्क्यू, कोई किसी को भेजे, कुछ करें, कोई मदद करें। लेकिन पहले तो किसी ने कान ही नहीं धरे, कोई सुनने को तैयार ही नहीं था ना। फिर जब रात तक वो शहरी सुकून से नहीं बैठा, वो मुस्तकिल ये बात कहता रहा। उसने 15 को कॉल किया, ईडी को कॉल किया, रेस्क्यू टीम से कॉल की, पुलिस में गया वो। तो उसके बाद जाके आखिर में मेमनगोट की पुलिस ने वाक़ये की तस्दीक जो है वो अभी तक नहीं की, लेकिन उन्हें एक्शन लेना शुरू किया। और फिर आज सुबह हमें पता चला कि शहरी के बार बार इसरार करने पर कि जी एक गाड़ी मली नदी में डूबी है, फिर उस पर इंतज़ामिया ने ईडी के गोताखोर तलब किए, जिन्होंने सुबह होने के बाद तस्दीक की है कि वाकई एक गाड़ी मली नदी में बह गई है और पानी के नीचे पत्थरों में फंसी हुई है। स्क्रीन पे आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं, जिसके बाद कराची का एक ख़ानदान जाए हादसे पे पहुंच गया है। उस ख़ानदान का कहना है कि इसकी फैमिली के कुछ अफराद कल शाम को रेंटा कार की मदद से उसके इलाके से गुजरे थे, यानी कि ये हैदराबाद से एक फैमिली कराची आई हुई थी और ये कराची से वापस हैदराबाद जा रही थी। अब इसकी पूरी सिचुएशन क्या है, उनकी फैमिली से रब्ता करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन इसमें 7 लोग सवार थे, एक ड्राइवर समेत, ख़वातीन भी थी, कुछ बच्चे भी थे शायद, और ये 7 लोग इस वक्त लापता हैं। अफराद का कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ पे हैं, उनकी तलाश जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासरा गाड़ी में एक ही ख़ानदान के 7 अफराद सवार थे। इसमें एक मियाँ बीवी थे, 4 बच्चे थे और एक ड्राइवर शामिल था। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ कोई किसी पे ध्यान क्यों नहीं देता। अगर एक शख्स चीख के कह रहा है कि तो एटलीस्ट सुन तो ले, जाने से क्या हो जाएगा, कोई खुदा ना खासा कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा ना, किसी की जान बच जाती। कल वो पूरा दिन शहरी चीखता रहा कि जाके देख लें, आपने कल कुछ नहीं किया। आज सुबह जाके जब आपने तलाशी ली तो आपको पता चला कि जी गाड़ी मिल गई है। अगर यही काम कल कर ले तो शायद ये 7 जिंदगियां बच जाती। इसके बरक्स अगर हम बात करें दूसरी जानिब जाम सादिक की बात कर लेते हैं। हमारे बोल न्यूज़ के ऑफिस आने का रास्ता अगर हम बात करें, जाम सादिक का पुल, कल उस पर इतनी डकैती हुई है, गाड़ी के शीशे तोड़कर। बोल न्यूज़ के ही एम्प्लॉइज़ को, काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ भी थे उसमें और दीगर लोग भी थे जिनको लूटा गया। गाड़ी के शीशे तोड़े गए, मोबाइल स्नैच किए गए, क्योंकि ट्रैफिक में 2.5-3 घंटे तक गाड़ियाँ सिर्फ फंसी हुई थी। डकैतों के मज़े हो गए। इस वक्त सवाल ये है कि पुलिस कहाँ थी। वैसे तो अगर हम देखें तो पुलिस हमारी आजकल इतनी एक्टिव चल रही है कि आधी रात को घरों पे घुस के वो छापे मार रही है। आधे घंटे 1 घंटा पहले FIR कटी हुई होती है, धड़ाधड़ जो है वो घर में घुस के गिरफ्तारियां कर लेती है। इस वक्त पुलिस कहाँ है, जिस वक्त 2.5-3 घंटे से एक ब्रिज पे ट्रैफिक जैम है, वहाँ पे डकैतियाँ हो रही हैं, स्नैचिंग की वारदातें हो रही हैं, फैमिली, बच्चे, बूढ़े सब वहाँ पे फंसे हुए हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं। गाड़ी के शीशे टूटने की वजह से एक दहशत फैली हुई है। आप ट्रैफिक में इतनी बुरी तरीके से फंसे हुए, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ना आप आगे जा सकते हैं ना आप पीछे आ सकते हैं। उसी में फिर डकैतों के मजे हो गए जी, लूटमार मचाई हुई, जिन्होंने अपनी मर्जी से धड़ाधड़ लाइन से गाड़ियों को लूटते हुए जा रहे हैं। पुलिस कहाँ पे है। जब हम ये बात महकमा मौसमियात के साथ अपने ही चैनल के थ्रू तमाम मीडिया चैनल्स आपको बता रहे हैं कि जी बारिशों के इम्कानात है, तेज़ तूफ़ानी बारिश होने वाली है, अर्बन फ्लड हो सकता है, जनाब इमरजेंसी का सिचुएशन है, इस वक्त आप सड़कों के हालात ठीक कर लीजिए, जो आपके सारे मसाइल सही कर लीजिए, अपने रोड के सिस्टम को ठीक कीजिए। हम क्यों नहीं करते?
कहाँ है हुकूमत, कहाँ है इस वक्त, जो आप इंतज़ामिया कहाँ है इस वक्त, सिंध हुकूमत कहाँ पे है, क्यों सड़कें नहीं बन रही हैं हमारी, क्यों रोड ठीक नहीं हो रहे, क्यों खड्डे ठीक नहीं हो रहे, जिनको कमर के मसले हैं वो बेचारे हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं, L4 L5 का मसला लेके उनके ऑपरेशन हो रहे हैं, उसका हिसाब कौन देगा, कौन जवाब देगा इसका। लेकिन जब इलेक्शन खड़े होंगे तो भैया सबके सब आके खड़े हो जाएंगे, रोड भी बन जाएंगे, वादे दावे सारे के सारे करेंगे, और जब जैसे ही वोट आपकी जेब में आएगा आप जो है वो हाथ बांध के सो जाएंगे, आपके कान पे जूं तक नहीं रहेंगे। इनफैक्ट मैं यहाँ तक ये भी मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर हम किसी इंतजामिया अफसर को यहाँ पे अभी कॉल करना चाहें तो कोई भी नहीं आता कोई हमारी कॉल रिसीव नहीं करता, कोई शो पे आके इस बारे में बात नहीं करना चाहता कि भी भाई हमारी सड़कें क्यों नहीं बनी है, कराची को लावारिस क्यों छोड़ा हुआ है, कोई जवाब नहीं देता इसका आके। खैर ये तो हमारे कराची वालों का दुख चलता ही रहेगा, आगे और भी बहुत कुछ है आपके साथ शो में शेयर करने के लिए, लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं बड़ी खबर पे। शहबाज गिल की बिगड़ती सेहत पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात, हुकूमत एक्शन लेने पर मजबूर हो गई। रात गए शहबाज गिल को इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाने का हुक्म। पानी ज़्यादा आ गया, पढ़ाई मुमकिन नहीं, सिंध में शदीद बारिश की पेशगोई के बायस हैदराबाद में आम तातील, कराची समेत सिंध भर में निजी तालीमी इदारे बंद, इंटर बोर्ड ने भी इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। फैसलाबाद में खातून पर जुल्म की इंतहा, तशद्दुद की वायरल वीडियो ने पुलिस को सोती नींद से जगाया, वाक़े में मुलव्विस मारूफ सनतकार समेत 6 अफराद गिरफ्तार। और नीदरलैंड के खिलाफ कौमी टीम का आज फिर इम्तिहान, दूसरे वनडे में पाकिस्तानी टीम आज फिर नीदरलैंड से टकराएगी। पहले वनडे में सनसनी मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने 16 रन से फतह अपने नाम की थी। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, हम सुबह सुबह वैसे तो कहा जाता है कि सुबह सुबह हमें अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, हम अपना पूरा दिन अच्छा गुजारना चाहिए कि हम अच्छी बात करेंगे तो पूरा दिन अच्छा गुजरेगा, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ आजकल हमारे मुल्क में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जो वाक़यात, जो हादसात हमारे सामने आ रहे हैं, हम ऐसा हो नहीं सकता कि उस पर बात किए बगैर रह जाएं। तो शायद हमारा ज़मीर हमें इस चीज़ के लिए मलामत करता रहेगा कि इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने इस पर बात तक नहीं की, इसका जिक्र तक नहीं किया। आवाज़ उठाना हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ है और हमारा काम है कि इस पर हम आवाज़ उठाएं। गुज़िश्ता रोज़ हम लोगों ने देखा है कि सोशल मीडिया पर एक खातून के साथ तशद्दुद करती हुई वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और जो यकीनन बदनामी का बाइस भी है। ये वाक़या फैसलाबाद में पेश आया और अहम बात तो ये है कि मैं खातून नहीं कहूँगी, एक लड़की थी, एक बच्ची थी, एक मेडिकल की स्टूडेंट थी, उस पर तशद्दुद इतनी बुरी तरीके से हुआ है कि वो तशद्दुद भी एक दूसरी खातून ने ही किया है और ऐसा जुल्म किया है कि इंसानियत भी शर्मा गई। एक्चुअली हुआ ये था कि एक बहुत ही मारूफ सनतकार ने उस मेडिकल स्टूडेंट की बच्ची को शादी के लिए प्रपोज़ किया, उसने प्रपोजल्स को इनकार कर दिया तो उनकी बेटी समेत, उस सनतकार की बेटी समेत 16 अफराद ने मिलकर इस बच्ची को बेरहमी से मारा, पीटा, यहाँ तक कि उसके बाल काट दिए, उसकी आईब्रोज काट दी और अस्तगफिरुल्लाह बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त के जूते चटवाए उससे और माफिया मंगवा रहे, एक एक जूते उसके सामने रखे हुए। वीडियो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अगर आपको नजर आ रही है, या वायरल भी हुई है काफ़ी, जूते चटवाए जा रहे हैं उससे और माफ़ी मांगी जा रही है। नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हम कहाँ आके खड़े हो गए हैं? अगर हम पे अल्लाह का अजाब आ रहा है तो मैं कहूँगी कि गलत तो नहीं है, हम तो खुद अपने मालिक को, अपने परवरदिगार को नाराज़ कर रहे हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलिया सारिम बरनी साहिबा, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और मुफ्ती अबू मोहम्मद इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया आप और मुफ्ती साहब, वेलकम टू दुनिया बोले। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आलिया आपा, पहले आपकी जानिब आऊँगी। आलिया आपा, आप ये बताइए कि किस तरह का बदतरीन, एक शर्मनाक सलूक एक औरत ही कर रही है, एक बच्ची जो खुद है, लड़की है, वो खुद एक लड़की के साथ इस तरह की वाहियात सलूक कर रही है। क्या कहेंगी आप? कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं यहाँ के मरना तो इस जहां में कोई हादसा नहीं, इस दौरे नागवार में जीना कमाल है। हमें जीने नहीं दिया जा रहा और इसमें मारने वाली भी औरत और मरने वाली भी औरत, दूसरों से हम शिकवा क्या करेंगे? इंसान के अंदर 4 जज्बे होते हैं, दुख, खुशी, डर, गुस्सा, लेकिन अल्लाह ने उसको अशरफुल मखलूकात बना के कंट्रोलिंग पावर सारी इंसान के पास दे दी है। इंसान और जानवर में जो फर्क है वो सिर्फ नफ्स का फर्क है कि इन जानवर के पास सलाहियत नहीं है जो कि इंसान के पास है, और इंसान को एक और एडिशनल चीज जो अल्लाह ने दी है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस,
और ये पैदाइशी तौर पर हर इंसान के पास मौजूद होती है। लेकिन हमारे माशरे ने, हमारे लोगों ने अपने बच्चों को, यूथ को सब्र और तहम्मुल नहीं सिखाया। हम चंद लम्हे भी अपने गुस्से में अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाते कि हमारा ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रोसेस है ये स्टार्ट हो और हम अपने आप को अशरफुल मखलूकात बना सकें, बल्कि ऐसे हो जाते हैं कि हैवान से भी बदतर हो जाते हैं। अभी आपने जिक्र किया ना कि ये तालीम याफ्ता तबका है कि जो वो वाला जो अमल में जाहिर ना हो वो इल्म नहीं होता, और ये जो डिग्रियां मिलती हैं ये सिर्फ रसीदें हैं किसकी? तालीमी अखराजात की। इंसान के अंदर एक सिफ्त है दीवानेपन की, और इस दीवानेपन की सिफ्त से फैलती है तबाही। दीवानेपन को रोका किस तरह जाता है? कानून से, माशरे से, तरबियत से। ये तीनों ही चीजें मौजूद नहीं है। पुलिस ने उसको बेशक उसको इस वक्त पकड़ा है, सब कुछ किया है, लेकिन माशरा कहाँ है? माशरा उन्हें क्या सजा देगा? और हमारे पास वो लोग जिनके ताल्लुकात बहुत बड़े बड़े लोगों से होते हैं, जैसे इसमें मालूम हो रहा है कि जिस सियासतदान से भी ताल्लुकात है और अमीर लोगों से, आला ओहदेदारान से उनके ताल्लुकात हैं, जिनके ताल्लुकात बड़े लोगों से होते हैं ना, पैसा या पावर होती है, तो उनको तो लाइसेंस मिल जाता है जैसे हर काम करने का। राना सनाउल्लाह साहब, पोस्टर्स हैं उनके, क्लियरली इस बात पे कड़ियां जुड़ रही हैं, क्लियरली कहा जा रहा है इस बात को जी। और अगर उन्हें, मैंने कहा ना, अव्वल तो उन्हें ये पता होता है सिस्टम इतना मजबूत है, इन सारी चीजें पकड़ा नहीं जाएगा, और अगर उन्हें पकड़ा जाएगा तो उन्हें बहुत अच्छी तरह मालूम है कि उन्हें बाहिफाजत छोड़ दिया जाएगा, और छोड़ने के बाद ये माशरे को भी हमने माफ नहीं करना, क्योंकि माशरा उन्हें माफी दे देगा। तो कितने लोग हैं जो अन्ना के साथ, दानिश साहब के साथ माशरे में कितने उनके लोग हैं, खानदान वाले, मोहल्ले वाले, जो उनसे कोई सोशल बाइकआउट करेंगे, आइंदा उनसे कोई लेन देन नहीं करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम आवाज उठाएंगे, हम बात करेंगे, लेकिन इन लोगों को फिर वो रास्ता वापसी का मिल जाएगा। दानिश साहब को भी मिल जाएगा और ये अन्ना साहिबा को भी मिल जाएगा। और अगर मैं दोस्तों की बात करूँ ना, तो ये वो दोस्त होते हैं कि जिनके लिए कहा जाता है देखा जो जा की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। दोस्तों का दौर नहीं रहा। सही बात है आपा, जो आपको वहां ले जाकर मरवाते हैं जहाँ फिर कोई रास्ता नहीं बचता। और आप अफसोस के बाद सबसे ज्यादा मुझे अफसोस ये है कि जो लड़की, यानी कि जो सनतकार की बेटी है जो इस तशद्दुद में शामिल है, वो खुद एक लड़की है। उसको खुद को एहसास नहीं हो रहा कि वो खुद एक लड़की है, या उस सनतकार को एहसास नहीं हो रहा कि उसकी भी आगे बेटी है, वो किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ किस तरह की हरकत कर रहा है, और उसके साथ खुदा ना खासा उसके अपने घर में खवातीन मौजूद हैं। बहरहाल मैं मुफ्ती साहब की जानिब बढ़ूंगी। मुफ्ती साहब बताइएगा, हमारे इस्लाम में क्या कहा जाता है, कितना हमारे इस्लाम में ख़वातीन के लिए एक इज़्ज़त का मकाम दिया हुआ है, एक मर्तबा दिया हुआ है, एक एहतराम का मकाम दिया हुआ है। उसके बाद सिर्फ एक शादी के प्रपोजल पे इनकार करना, ये भी हमारा इस्लामी हक है कि हम मना कर सकते हैं। उसके बावजूद इस तरह का सलूक होना एक लड़की के साथ, एक बच्ची के साथ, इसमें आप मुझे बताएं क्या कहता है इस्लाम? क्या सजा होनी चाहिए? जुल्म बच्चे जन रहा है कूचे बाजार में, अब इंसाफ को भी साहिब औलाद होना चाहिए। एक तरफ हम अपने पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान की 75वीं योम आज़ादी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अखलाकी एतबार से इतने डीवैल्यू हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं। हालांकि हम अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, रियासत की बात भी करते हैं, मगर ये वो जिस रियासत मदीना की बात करते हैं, वो रियासत मदीना थी कि जिसमें एक कैद होकर आने वाली बच्ची, जब उसे आज़ाद किया जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेटा अब तुम आज़ाद हो, तुम अपने इलाके में अपने लोगों के साथ वापस जा सकती हो। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात यूं अर्ज करती है कि या रसूलल्लाह, मैं अपने इलाके में, आपने मुझे आज़ाद कर दिया, बहुत शुक्रिया, मैं वापस भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों के साथ नहीं। अगर मुझे आप अपने गुलामों के साथ, सहाबा इकराम के साथ भेज दें तो मेरी इज्जत उनके साथ महफूज रहेगी। एक वक्त वो था, और आज हमारा आलम ये है। यूं देखें, आप पाकिस्तान पूरी दुनिया में खिरात करने में सबसे आगे है, मस्जिदें बनाने में सबसे आगे है, इबादत करने में सबसे आगे है। मैं हैरान हूं कि लोगों ने दीन सिर्फ 5 नमाजों को समझा है, एक मरतबा जिंदगी में हज करने को समझा है, जाके काबे के तवाफ को समझा है। दीन 5 चीजों के मजमूए का नाम है, अकायद, इबादत, मामलात, मुआशरत, अखलाक। जब तक आप अखलाकी तौर पे ठीक नहीं है, आपके मामलात ठीक नहीं है, आप मुआशरती तौर पर ठीक नहीं है, आप मुसलमान भी नहीं है, आप इंसान भी नहीं है। कल का जो केस हुआ है, मैं ये समझता हूँ, आपके तवज्जुह से, आपके प्लेटफार्म से ये बात करना चाहता हूँ कि हमारी अदालतों से, अदालती निज़ाम से हमारी अवाम का, हमारी कौम का इत्मीनान और एतमाद खत्म हो जा रहा, हो जाना चाहे हो रहा है, खत्म हो चुका है मुफ्ती साहब, खत्म हो चुका है। कहाँ है इंसाफ? इस केस को
सुनिएगा, इस केस को अब हमारी अदालत को एक एग्जाम्पल बनाने के लिए इससे अच्छा मौका कोई नहीं है। मुझसे पहले आलिया साहिबा फरमा रही थी कि हमारे यहाँ उन्हीं लोगों को जो मुल्जमान होते हैं बाद में इज्जत दी जाती है। अब आप देखेंगे अगर ये मुल्जमान रिहा होकर वापस आ गए, इन्हें एग्जाम्पल ना बनाया गया तो कल को दोबारा लोग इनके गलों में जेल से निकलते वक्त इनके गले में फूलों के हार डालेंगे। हमारी अदालत को ऐसी एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि दोबारा किसी खदीजा के साथ, किसी ज़ैनब के साथ इस किस्म का किसी किस्म का कोई केस नहीं होना चाहिए। ये इबरत का निशान बनाना चाहिए। मैंने FIR पढ़ी है, FIR के अंदर 6 से 7 दफात लगाई गई हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 6 से 7 दफात के अंदर फंसने वाला बंदा या फंसने वाली औरत इतनी खतरनाक कार्रवाई कि एक मुसलमान बच्ची से, और एक बेटी कोई भी हो, काफिर की बेटी हो तो वो बेटी होती है, उससे जूतों के तलवे चटवाना, उसे किडनैप करना, उसकी भूमि काटना, उसके साथ इतना तशद्दुद करना, ये ना इस्लाम में है, ना पाकिस्तान में है, ना किसी मजहब में है, ना किसी कानून में है। अदालत के पास इससे अच्छा मौका कोई नहीं होगा, हुकूमत के पास इससे अच्छा मौका कोई नहीं होगा कि वो पूरे पाकिस्तान के लिए इस केस को एग्जाम्पल रोल मॉडल बनाए, ताकि दोबारा पूरे मुल्क में किसी को ये जुर्रत ना हो कि वो किसी बच्ची पर यूं हाथ उठाए और शादी के प्रपोजल पर इनकार करने से उसे ऐसी सजा दी जाए कि वो खुद भी इबरत का निशान बने और उस बच्ची को भी पूरी दुनिया के अंदर उसकी वीडियो वायरल करके उसे रोल दें। बिल्कुल मुफ्ती साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए ताकि सबके लिए कि एक ये एग्जाम्पल सेट हो जाए। आलिया आपा, आपकी जाने बढ़ूंगी। आलिया आपा, हम पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं हमेशा, हर चीज़ में हम देखते हैं वहाँ पे ख़वातीन की एक NGO बनी हुई होती है, एक कम्युनिटी बनी हुई होती है, जिसे वो लोग कहते हैं कि जहाँ भी ख़वातीन के साथ जुल्म होता है या किसी भी खातून के ऊपर तशद्दुद किया जाता है तो जो अदालत फैसला करेगी वो तो अलग है, लेकिन जो ख़वातीन, घरेलू ख़वातीन जो तशद्दुद कर रही होती हैं औरत के ऊपर, वो सारी एक औरतों का पूरा एक टोली जाती है वहाँ पे, वो लोगों के साथ बुरा करती हैं, उनको सज़ा देती हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ सारी कम्युनिटी क्यों नहीं बनी हुई है? NGOs तो हमारे यहाँ ही बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं, लेकिन इतनी एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखिए, अगर देखा जाए इस केस में तो 16 मुल्ज़िमान थे जो तशद्दुद में शामिल थे, लड़की ख़वातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनके घर की औरतें भी तो मुलव्विस थीं इस तशद्दुद के अंदर, और यहाँ तक इस लड़की का कहना है, बच्ची का, कि इसके साथ एक जिनसी हिरासा भी इसको किया गया है और उसकी वीडियो बना के भी सोशल मीडिया पे वायरल की गई। वो हमारे सामने तो आई नहीं है, लेकिन बच्ची का कहना है कि वो वीडियो भी बनाई गई है। देखिए, वो वीडियो बनी होगी तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो भी वायरल हो जाएगी, वो भी सामने आ जाएगी। और जहाँ तक हम इंडिया की बात करें, उनका तो मैं किसी के मजहब पर कोई बात नहीं करती, लेकिन एक चीज़ अपने मजहब की अच्छी ज़रूर कहूँगी कि हमारे मजहब में औरत को बेइंतहा अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन दी है, और वो प्रोटेक्शन बाहर की दुनिया को ज़्यादा पसंद नहीं आती। हमारी औरत को डिट्रैक्ट करते ही इसीलिए कि मजहब के हवाले से औरत बहुत मजबूत है, और औरत किसी हवाले से कमज़ोर नहीं है। बल्कि मैं हमेशा कहती हूँ कि औरत हर इस किस्म के जितने भी गिरोह के जुर्म होते हैं, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन का देखा होगा, एक औरत वहाँ बैठी हुई जरूर नजर आती है। उसकी वजह ये कि सोसाइटी के दिल में औरत के लिए एक नरम हिस्सा है जिसको वो मिसयूज करती है, और मिसयूज करके वो ऐसे काम करती है। जबकि औरत, सिर्फ वही औरत अच्छी है जो वाकई में एक शरीफ, बाकिरदार, बाइज्जत औरत है। हर औरत को ये कह देना कि अच्छी है या हर औरत को ये कह देना बुरी है, ये ज्यादती होगी। अच्छे को अच्छा कहिए, चाहे औरत है या मर्द है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात कि हमने अपने आप को ना बादशाह समझ लिया। पाकिस्तान में बादशाहत का निजाम बहुत ज्यादा है। घर में देखिए तो वहाँ भी कोई ना कोई बादशाह होगा, अगर आप हुकूमत में देखिए तो वहाँ भी बादशाह होगा, इदारों में देखिए वहाँ भी बादशाह होगा। बादशाहत का निजाम खत्म होना चाहिए। हम इस दुनिया में अल्लाह के खलीफा हैं। खुदारा इस सोच को यूं ही डेवलप करना चाहिए, जब कोई खलीफा होता है तो उसके ऊपर बेइंतहा जिम्मेदारियां होती हैं। हम बादशाह नहीं, हम खलीफा है। और मर्द को, जिस मर्द को औरत ने परवान चढ़ाया, माँ ने परवान चढ़ाया, बेटी को बताया कि तुमने इनकार नहीं सुनना। बेटी अगर कोई बात करती है तो उसको दबा देंगे, और जब बेटा कोई बात करेगा तो उसको कहेंगे नहीं, ये तो हमारे घर का वाली वारिस है, इसको इनकार नहीं कहना। हमने क्यों नहीं इनकार कहना? औरत को इज्जत के नाम पे कत्ल किया जाता है, मर्द को कत्ल नहीं किया जाता कभी भी, उसको तो सजा भी नहीं सुनाई जाती। देखिए, कारोकारी में भी आप देखिए कि कारोकारी में औरत पर इल्जाम लगता है, औरत के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाई जाती है, कि धज्जियां उड़ाई नाम पर भी, अरे ये कौन सी इज्जत है जो मर्द अपने गिरेबान में ना झांके, महरम अपने गिरेबान में ना झांके, औरत को अपनी मतलब महरम औरत को देखे। अल्लाह ताला ने ऐसा कोई हुक्म कहीं नहीं दिया। अल्लाह कहा है गुनाहगार जो भी होगा, औरत होगा या मर्द, औरत या मर्द होगा,
उसको सजा मिलेगी, लेकिन माशरा उस तरह नहीं करता। माशरा जो है वो हमें जीने का जब सबक सिखाता है तो हारना नहीं सिखाता। खास तौर पे मर्द को ना हारना सिखाता है ना रोना सिखाता है। अरे जीत जितनी जरूरी है इसमें हार भी उतनी जरूरी है। जिसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है ना, जिसके अंदर ये हौसला होता है हारने का, वही जीतता है। लेकिन जीत आपने जायज तरीके से हासिल करनी है। ये ताकत की जीत, ये पैसे की जीत, ये तनज़्ज़ुली है। और औरत जो है वो कमजोर कभी भी नहीं होती। औरत उस पानी की तरह है जो अपना रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल लेती है। बेशक में अच्छे लोगों को, ताकि इस किस्म के वाकयात, ये बाल काटना, अंदाजा कीजिए ना कि किस किस्म की सफोकेशन है इन लोगों के अंदर, और इन्हें बिठाएंगे तो या तो टॉक्सिक लोग हैं आपा, ये सब लोग टॉक्सिक लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया सारिम बनी आपा हमारे साथ मौजूद थी। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब भी हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं भी हमारे इस्लाम में औरत के साथ इस तरह का सलूक करने की इजाज़त नहीं दी जाती, ना हमारा इस्लाम देता है, ना हमारा मुआशरा हमें इजाज़त देता है। और सिर्फ इसी रिक्वेस्ट के साथ हम करेंगे हमारी अदालतों से कि खुदारा इतनी इबरतनाक सज़ा दी जाए इन लोगों को, ताकि ज़िंदगी भर याद रहे, दोबारा से ऐसी और कोई खतीजा के साथ किसी और खतीजा को पैदा ना किया जाए, किसी और लड़की के साथ इस तरह का सलूक ना किया जाए। खैर, इसी के साथ ही एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक की जाने बढ़ते मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग दुनिया बोल है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और अब आपको थोड़े से एक ऐसे मैं मेहमान से मिलवाना चाहूँगी, इनके बारे में बताना चाहूँगी कि जिन्होंने कमाल कर दिया। ये कौन थे भाई? हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर नेशनल असम्बली का फोरम मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों के लिए सज गया था। वहाँ पे काफ़ी सारे मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे आए थे और उन्होंने नेशनल असम्बली में स्पीकर साहब के सामने अपनी अपनी तकरीर पेश की थी। और उसमें से एक बच्चे हैं, एक छोटे नन्हे मुन्ने से मैं कहूँगी, सैयद अली अकबर हाशमी, जिन्होंने अपनी स्पीच के थ्रू सबको हैरान कर दिया। स्पीकर साहब को भी इन्होंने खामोश करवा दिया। क्या ज़बरदस्त सवालात इन्होंने उठाए हैं। इनमें मौजूद एक मैं आपको बताऊं कि उन्होंने सवाल उठाया आर्टिकल 11 पे, सही है, वज़ीर तालीम से इन्होंने सवाल कर लिया। फिर उन्होंने आर्टिकल 25A का जिक्र किया। क्या जिक्र किया, क्या सवालात उठाए, उसूलन होने थे ये वो चाहिए थे कि जो लोग नेशनल असम्बली का पार्ट होते हैं, जो वहाँ पे मौजूद होते हैं, ये सवालात उनको उठाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने कभी सवाल इस तरह से उठाए नहीं स्पीकर साहब के सामने जो इस बच्चे ने उठाए। एक तल्ख हकीकत का सामना करवाया सैयद अली अकबर ने हमारे स्पीकर साहब के साथ। एक बहुत तल्ख हकीकत का आईना भी दिखाया। ये बात हम सब जानते हैं लेकिन इस बारे में बात नहीं करते। ये तमाम बातें इन्होंने कैसे की, इनके जहन में कैसे आई, ये क्या सवाल करना चाहते थे, इनको क्या जवाब मिला, इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली अकबर हाशमी। अस्सलाम वालेकुम अली अकबर। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अली, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अली, आई मस्ट से इट्स रियली इम्प्रेसिव आपकी जो स्पीच थी। पहले मुझे ये बताओ कि किसने स्पीच तैयार की, या आपके सारे अपने सवालात थे या मम्मा पापा ने या टीचर ने हेल्प की थी इसमें? नहीं, इसके अंदर मेरे बाबा ने मदद की थी। वो खुद भी एक मुकर्रर हैं, वो लिखते भी हैं, उनकी एक दो किताबें भी आ चुकी हैं। उसके अंदर उन्होंने मतलब मेरी हेल्प की। मगर कुछ सवाल जो मैं खुद मुझे लगता है कि मेरे इर्द गिर्द होते हैं, जिससे अब मैं स्कूल जाता हूँ, अब स्कूल पढ़ के मैं अब वापस जब होम टाइम के ऊपर आ जाता हूँ तो गाड़ी की खिड़की के बाहर एक मेरे जितना बच्चा भीख मांग रहा होता है, तो वो मुझे बहुत बुरा फील होता है। इसलिए मैंने इस तरह के सवालात उठाए। सही नहीं, क्योंकि आपने चाइल्ड लेबर के ऊपर सवाल उठाया, आर्टिकल 11 के ऊपर सवाल उठाया, तो मैंने कहा आपको इतनी कानूनी आइन के बारे में पता है या आपके बाबा ने आपको बताया इस बारे में? नहीं, इतना तो नहीं मुझे पता, लेकिन इसके अंदर बाबा ने हेल्प की थी, उन्होंने बताया था। बाबा ने हेल्प की थी। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि राजा परवेज़ अशरफ ने जब आपकी स्पीच सुनी, आपके सवालात सुने, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो सिर्फ देखते रह गए हक्का बक्का होके कि कितने सारे सवालात आपने कर दिए, या कुछ जवाब भी दिया उन्होंने आपको? नहीं, वो उन्होंने हॉल के अंदर तो जवाब नहीं दिया, लेकिन वो बाद में आए, वो मुझसे मिले, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और मेरी नज़र में वो बहुत अच्छा आदमी और बहुत अच्छे स्पीकर हैं। क्योंकि नहीं, उन्होंने ये भी तो कहा था ना आपको कि छोटे छोटे बच्चों को नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में बुलाया है, तो ये एक बड़ी बात है। हाँ, नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा था अपोजिशन सीट पे बैठे हुए, इसलिए अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, ये है ना?
हेलो हेलो जी, मैं कह रही थी आप नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन सीट पर बैठे हुए थे ना। खैर, जस्ट आई वाज जस्ट किडिंग। अच्छा, मुझे बताएं कौन सी ग्रेड के स्टूडेंट हैं आप? मैं 8th क्लास में हूँ, IG 1 में। 8th क्लास में। और बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? शुरू हुआ है, O लेवल्स तो शुरू हुआ है आपका, लेकिन मैंने बड़े होके लॉ करना है, फिर लॉयर ही बनना है। अच्छा, लॉयर बनना है आपने, माशाल्लाह से। तो अच्छा ये बताएं कि आपको पता है 75th अभी हमारी डायमंड जुबली एनिवर्सरी गई है पाकिस्तान की। आप आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं और कहाँ देखते हैं? आपको क्या लगता है हमारे यहाँ क्या सही हो जाना चाहिए, या आप बड़े होकर क्या सही करना चाहेंगे पाकिस्तान में? मैं जो अगले 10 सालों में देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की रोड्स जो हैं, जिस तरह कराची के अंदर फ्लड्स आ जाते हैं, जैसी बारिश होती है, उनको नया तामीर करना चाहिए। जो जगह लोग हर जगह आपको गार्बेज कैंस रखने चाहिए ताकि लोग सड़क के ऊपर कूड़ा ना फेंके। एक अच्छे वॉकिंग वेज बनाने चाहिए लोगों के लिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग गाड़ियों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, लोगों की गाड़ियों के लिए ज़्यादा उन्होंने जगह बनाई होती है और लोगों के चलने के लिए कम जगह बनाई होती है। तो मैं कहता हूँ कि चलने के लिए ज़्यादा जगह बनानी चाहिए ताकि लोग गाड़ियाँ कम से कम इस्तेमाल करें और इन्वायरमेंट को नुकसान भी ना पहुंचे। और हमें दरख्त भी कम से कम काटने चाहिए, दरख्त भी कम से कम काटने। पाकिस्तान की जो ग्रीनरी है वो आबाद रहे। अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि आपने इतनी जानदार तकरीर की, आपका अंदाज, आपका खड़े होने का, आपका बोलने का स्टाइल, आप सीख रहे हैं शुरू से तकरीर करना, या आगे मज़ीद आप इस तरह की स्पीचेस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं? जी, मैं शुरू से ही ये सीख रहा हूँ। स्कूल में अगर कोई डिबेटिंग कंपटीशन आता है, कोई सिंगिंग कंपटीशन आता है, तो उसके अंदर मैं ज़रूर हिस्सा लेता हूँ। तो इस चीज़ से मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। तो बस स्पीच आपके सामने। स्पीच बहुत 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 जानदार, बहुत ऑसम स्पीच है अली आपकी, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट यू। मैं दुआगो हूँ आपके लिए। हम सिर्फ हमारी पूरी टीम दुआ करती है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और आप बड़े होकर ज़रूर हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी स्पीच के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये थे सैयद अली अकबर हाशमी, नन्हे अली हाशमी, जिन्होंने कई सवाल उठा दिए थे और बहुत जानदार तकरीर की थी। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं। ये हमारे लिए कोई नए मेहमान नहीं हैं, बहुत पुराने मेहमान हैं हमारे। हम आपको अक्सर अपने शो पे इनसे मिलवा चुके हैं, जिनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं और 24 घंटों के अंदर अंदर ये कभी 1 मिलियन को टच कर जाते हैं, और कभी आजकल ये मेरे ख्याल से मिलियन टच कर चुके हैं, अभी 8 मिलियन से भी ऊपर चले गए। पता नहीं, ये इनकी जो सब्सक्रिप्शन है और इनके फॉलोअर्स हैं, सब इनके फ़ैन हैं। ये कौन है? ये है सलमान नौमान, एक पाकिस्तानी सिंगर भी हैं और एक यूट्यूबर भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आपको मिलवाएंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम सलाम, कैसी है पर्दा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपकी बहुत बहुत माजरत, बारिशों की वजह से मैं आ नहीं सका, वरना मैं जरूर आपके बराबर में बैठ के कॉफी पीता। सलमान, अब क्या तीर मार लिया? जब लास्ट टाइम आप आए थे आप 1 मिलियन में पहुंचे हुए थे, अब कहाँ पहुंचे? अब मैं 8 मिलियन का हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मैंने कहा था कि आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और हमारे शो पे हम आपको इनवाइट करते रहेंगे। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं आपकी गोला गंडे वाली। बिल्कुल बिल्कुल, गोला गंडा और आजकल सोडे वाली चल रही है। सोडे वाली भी चल रही है और फ्राइज वाली भी चल रही है। मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज कुछ आपने किस तरह का कुछ लिखा है आपने? बिल्कुल जी, वो मैंने तरीका बताया कि मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज सस्ते कैसे खरीदे जाए। कोई आई एम सॉरी टू से बहुत ही वाहियात तरीका है, हम फ्राइज से दुश्मनी कर लेंगे जिस तरह का तरीका आपने बताया है। बहल, आगे क्या इरादा है आपका सलमान? कब तक इस तरह की आप वीडियोस बनाते रहेंगे और यही इस तरह की कॉमेडी वीडियोस ही बनाते रहेंगे, या कुछ आपने कहा था कुछ सीरियस इशू से भी कुछ बात करने का इरादा है आगे? नहीं, कॉमेडी वीडियोस तो समझने पीपल लव दैट, मैं उसको तो नहीं छोड़ूंगा। लोगों को एंटरटेन करना तो मेरा समझने एक मकसद है। और मेरा सिंगापुर में माशाल्लाह से मेरी जो गूगल का पैनल है, जो यूट्यूब का पैनल है, उनसे मेरी बात चल रही थी। तो वो नवंबर में हो सकता है पाकिस्तान में एक सेमिनार करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि इन केस अगर मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो वो पर्सनली एक सेमिनार करेंगे और उसके अंदर मेरा पहला पाकिस्तानी डायमंड आएगा मेरा। वाह, और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद, क्या हमें यकीन है सलमान कि पहला डायमंड बटन आपके पास ही अनकरीब आने वाला है और आप हमारे ऐसी शो में ही बैठे हुए होंगे। बल्कि आज बारिश है तो आप उस तरफ हैं, वरना हम स्टूडियो में बैठे हुए होंगे उस तरफ इंशाल्लाह आपके डायमंड बटन के साथ।
इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि हम लोग डायमंड बटन लेकर साथ बैठे और मैं पहली बार अनवील करूं कि पाकिस्तान का पहला डायमंड बटन एक पाकिस्तानी ने ले लिया है। इवन गूगल वालों ने यही कहा था कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के और इन्फ्लुएंसर्स आगे बढ़ें और डायमंड बटन वो भी लें, वो भी आगे बढ़ें, तो अवेल करें। और बहुत अच्छा लगता है मुझे माशाल्लाह से लोगों के लिए इतनी मोहब्बत लोग देते हैं, इतनी आगे तक लोगों ने पहुंचाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका, आप लोगों का, बोल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बोल ने इतनी मुझे मोहब्बत दी है। नहीं आप मजेदार हैं इसके, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हैं। अच्छा, आपका ये गाना भी आजकल जो है वो रैप किया है आपने, मुझे मारा, इस तरह कुछ है। मैं चाहूँगी कि अगर आप अभी ऑन एयर हमारे व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा कुछ करके दिखाएं रैपिंग इसकी। मैं रैपिंग करूँ? हाँ, रैपिंग करता हूँ मैं। अभी रिसेंटली आपकी जो गाना चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, आपका अभी जो रील चल रहा है, रिसेंटली जो मेरा गाना चल रहा है वो टोनी कक्कड़ का एक गाना है। नेहा कक्कड़ टोनी कक्कड़ ने गाया कांटा लगा ओइमा ओइमा ओइमा, तो उसको मैंने अंदाज में गाया है कि उसके अंदर मैं शर्त लगाता हूँ दोस्त से कि इस लड़की को मैं फंसा लूंगा। दोस्त बोलता नहीं फंसा, मैं बोलता हूँ पैसे और गाड़ी से कोई भी लड़की फंस सकती है। मैं जाता हूँ और गाता, सारी लड़कियां ऑलवेज मेरे पीछे 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 पीछे, महंगी गाड़ी ऑलवेज मेरे नीचे नीचे, तो पड़ता है थप्पड़ और आवाज आती है चांटा लगा उइमा 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 उ। तो इस कंटेंट से पता चलता है कि हर लड़की गोल्ड डिगर नहीं होती। हाँ चलें, ये अच्छी बात है। चलें, इसके लिए मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए क्लैप भी कर रही हूँ कि हाँ लड़की गोल्ड डिगर नहीं होती। वहाँ लड़कियों का नाम तो बदनाम हो गया है कि जहाँ अच्छी गाड़ी देखी, पैसा देखा, लड़का जैसा भी हो लड़की हाँ कह देगी। ये खैर हर लड़की के साथ नहीं होता। दिखाया यही है कि लड़का इतना कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा होता है कि मेरे पास पैसा और गाड़ी है, कोई भी लड़की नहीं आएगी, लेकिन लड़की ने 2 मिनट में थप्पड़ मार के बता दिया कि नहीं मैं इज्जतदार लड़की हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। तो उसमें यही दिखाया। सही। अच्छा सलमान, मुझे ये बताएं कि इतना मुश्किल होता है एक कंटेंट बनाना और रातों रात इस तरह से सारे कंटेंट वायरल भी नहीं होते, हिट भी नहीं होते, लोग पसंद भी नहीं करते हैं, तो रीज़न क्या है? मैं चाहूँगी कि जो हमारे नए आने वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर जो अब जद्दोजहद कर रहे हैं आगे बढ़ने की, उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे, उनको कोई सीख देना चाहेंगे कि किस तरह कंटेंट चूज़ करें, या क्या ऐसा रीज़न क्या है कि वो इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पा रहे? देखिए मोस्टली मैंने पहले भी इंटरव्यू में एक बात की थी कि लोग मोस्टली कॉपी कर रहे होते हैं। अगर वो ओरिजिनल कंटेंट पे काम करें तो सबसे पहले ये चीज़ होती है। अब देखें, मैंने अगर टोनी कक्कर के गाने की पैरोडी बनाई है तो ये पैरोडी मेरी ओरिजिनल है, मैंने खुद लिखी और खुद गाई है, तो मेरे लिए एक ओरिजिनल चीज़ है ये। ओरिजिनल कंटेंट को लोग पसंद करते ही करते हैं, आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वीडियो हमेशा वहीं रहती है, कोई कभी भी जाके उस वीडियो को एक्सेस कर सकता है। तो आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, आप वहाँ छोड़ देंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन आपकी कोई भी चीज़ चलेगी तो लोग वापसी जाके सारी चीज़ों को देखेंगे और सब कुछ चले। सही नहीं, कुछ भी क्लिक कर सकता है, बस आपका कंटेंट अपना ओरिजिनल होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग एक बार जब पहचान जाएंगे ना कि ये इंसान कुछ नया करता है, बस तो डन हो गया, फिर सब यही करेंगे, सब देखेंगे और बोलेंगे यार चैलेंज सही है। थैंक यू। सलमान नौमान हमारे साथ मौजूद थे, दी वेरी फेमस पाकिस्तानी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया पे इनके बड़े चर्चे हैं और अनकरीब इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि इनको इनका बटन मिल जाए, डायमंड बटन। पहले पाकिस्तानी होंगे, फिर ज़रूर इनको हम अपने शो पे भी इनवाइट करेंगे और इनके साथ मिलकर छोटा सा इंटरव्यू भी करेंगे। खैर, जो लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं वो बनाना ना छोड़ें और कोशिश करें कि अपना नया कंटेंट लेके आएँ ताकि उनको भी मकबूलियत मिल सके। खैर, इसी के साथ ही एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोल है। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम वेदर सेगमेंट से, और क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से ही इतनी ज़्यादा वक्फे से बारिशें देखने में आ रही हैं। बारिशें इतनी नहीं होती थी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं वेरी यंग क्लाइमेट की एक्टिविस्ट है हमारे साथ, फातिमा फ़रा। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जी ये मौसमियाती जो तब्दीलियाँ आ रही हैं इनकी वजह क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दुनिया बोल है।
एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। फातिमा, ये बताइएगा कि आप बहुत यंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, तो ये बताइए कि जो इतनी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की बारिशें हो रही हैं, मुल्क भर में जो चेंजेस आ रही हैं, इसकी किस तरह से इस पे काबू पाया जा सकता है, कैसे इनको बेहतर किया जा सकता है? सबसे पहले जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो बारिशें आ रही है, इसका मेन रीज़न जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से ये बारिशें जो है ये आ रही है। इनको एकदम स्टॉप नहीं किया जाता, क्योंकि वेदर फिनोमेना ऐसा है कि ये बहुत टाइम से होता आ रहा है और हमारे अपने एक्शंस की वजह से अब कंटिन्यू रहेगा। तो इसको थोड़ा सा हम कंट्रोल कर सकते हैं, और वो मुख्तलिफ तरीके हैं कि हम अपने जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह के इस्तेमाल ज़रा से रिड्यूस कर ले और इको फ्रेंडली जो ऑप्शंस है उसकी तरफ चले जाए। ग्लोबल वार्मिंग में अगर कमी ले आए तो इन तरीकों से हम क्लाइमेट चेंज के जो असरात है जो अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान जो एक्सपीरियंस कर रही है, तो कुछ हद तक इसको कम किया जा सकता है। तो कि अभी तक की जितनी बारिशें हो रही हैं और वक्त वक्त से मजीद बारिशों का सिलसिला जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, आपको लग रहा है कि कब तक? क्योंकि सुनने में आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि मिड सितंबर तक इस तरीके से बारिशें जारी रहेंगी सिंध में। बारिशें जो अभी हो रही है मानसून की बारिशें हैं, लेकिन इसका जो इफेक्ट है और इसका जो स्केल हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मिकदार में हो रही है और इसके असरात हम पर बहुत मुख्तलिफ है। तो ये क्लाइमेट क्राइसिस पास कर रही है। वैसे पहले भी मानसून में बारिशें होती थी, ये हमारा नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन इसके असरात हम पर डिफरेंट है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से है। तो बारिशें तो कंटिन्यू रहेंगी और फ्लड्स का आना तो ये हमारे पास एक इमरजेंसी है, अलर्ट रहना होगा हमें। सितंबर तक है या जिस मंथ तक भी है तो अलर्ट रहना होगा, क्योंकि फ्लड्स आने का खतरा बढ़ गया है। अच्छा फातिमा, ये तो अभी हम कह रहे हैं कि मानसून की बारिशें हैं, बारिशें क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही हैं, लेकिन अगर हम 30-40 साल पीछे चले जाएं तो अगर हम 80s की बात करें, हम 90s की या 70s की बात करें, तो उस वक्त भी सुनने में आता था, हम अगर अपने बड़ों से पूछें कि सिंध में स्पेशली कराची में इसी तरीके से बारिशें बहुत तेज़ और मूसलाधार बारिशें होती थी, सड़कों में पानी खड़ा हो जाता था और यही फ्रीक्वेंसी थी, इतनी ही ज़्यादा तेज़ और शिद्दत से बारिशें होती थी। तो फिर क्या वजह है? क्या ये वो पुराना साइकिल वापस आ रहा है या ये सिर्फ हम इसको क्लाइमेट चेंज का नाम दे रहे हैं? रीज़न क्या है? क्योंकि पहले बारिशें होती थी, फिर बारिशें होना बंद हो गई, 5-4 साल में एक दफ़ा बारिश अच्छी हो जाती थी, फिर नहीं होती थी। यही सारी क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से एबनॉर्मल असरात जो है तो वो वेदर शो कर रहा है। बारिशें होती थी पहले भी, लेकिन इसके जो एक्सट्रीम इफेक्ट्स है, जैसे कि पाकिस्तान में एट द सेम टाइम अभी बारिशें भी हो रही है, एक जगह पर इतनी तेज बारिशें हो रही है तो दूसरी जगह पर हीट वेव्स आ रही है। ये बहुत कंसर्निंग है और इसकी वजह जो है तो वो क्लाइमेट चेंज है। इसको नाम नहीं दिया गया, बल्कि ये असल में है ही क्लाइमेट चेंज, कि पहले भी होता था लेकिन वो नेचुरल वेज में होता था, एक नेचुरल वेदर फिनोमेना होता था। लेकिन अभी के जो चेंजेस आ रही हैं ये हमारे एक्शंस की, ह्यूमन एक्शंस की वजह से आ रही है, और जो हम टॉक्सिन्स यूज कर रहे हैं अपने लाइफ में उनकी वजह से हो रही है। अच्छा सही। अच्छा ये बताएं कि हुकूमत इस बारे में क्या इकदाम कर रही है क्लाइमेट चेंज के हवाले से? इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, पीटीआई गवर्नमेंट, तो उसमें था कि बिलियन ट्री सुनामी कैंपेन्स शुरू हो गई थी, प्लांटेशन ड्राइव्स जो थी वो शुरू हो गई थी, और क्लाइमेट मिनिस्ट्री जो थी वो भी काफ़ी एक्टिव थी, यूथ को इन्वॉल्व किया जा रहा था। एक साइड पे प्लांटेशन ड्राइव्स हो रही थी तो दूसरी साइड पे अवेयरनेस कैंपेन्स भी शुरू हो गई थी। लेकिन अभी की गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है तो वो मुझे लगता है कि अभी एक्टिव होगी, लेकिन अभी तक मैंने कोई ऐसे उनके एक्शंस नहीं देखे जो कि मैं कहूँ कि अभी क्लाइमेट चेंज के लिए कोई काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में शायद हो जाए। इंशाल्लाह हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि फ्यूचर में चीज़ें अच्छी हो जाए। अच्छा आप बताएं, आपका पेशावर से ताल्लुक़ है, पेशावर की आप रिहायशी हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है इस वक्त बारिश की और बारिश के बाद सड़कों की? क्या वहाँ भी हमारी तरह खड्डे खड्डे हो गए कराची जैसे? पेशावर में तो ऐसे होता था कि मौसम बहुत अच्छा रहता था ना, इतनी तेज बारिशें कभी नहीं होती थी जैसे अभी हो रही है, और अभी भी मौसम बहुत खराब हो गया। हाँ, यहाँ पर भी जैसे सैया पर ट्विटर पे सब लोग कह रहे थे कि पेशावर इज बिकमिंग द नेक्स्ट कराची, तो यहाँ भी रोडों पे पानी खड़ा था और खड्डे खड्डे हो गए थे। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फातिमा फराज साहिबा हमारे साथ मौजूद, वेरी यंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट थी। इन्होंने हमें बताया कि हमें इको फ्रेंडली अपने माहौल को करने की ज़रूरत है, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, ग्रीनरी करें ताकि हमारा माहौल सही हो सके, और इस वक्त हमें नज़रसारी करने की बहुत ज़रूरत है अपने क्लाइमेट पे,
वरना हम पछताएंगे, सीरियसली हम बहुत ज़्यादा पछताएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ खेल के मैदान से। बात कर लें तो पाकिस्तान नीदरलैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ जारी है, जिसका दूसरा मैच आज खेला जाएगा। लेकिन कमज़ोर नीदरलैंड ने भी पाकिस्तान टीम को टफ टाइम दे दिया, जिसकी कल हम बात भी कर रहे थे। और पहले वनडे मैच पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद नीदरलैंड को सिर्फ 16 रन से शिकस्त दी है। और रोटरडैम में हुए इस पहले वनडे में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 314 रन बनाए थे। और जवाब में टीम नीदरलैंड को भी अपनी उन्होंने दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, जिसके ज़बरदस्त मुकाबला किया उन्होंने और पूरे 50 ओवर्स खेलते हुए 8 विकेट पर 298 रन बनाए उन्होंने। ये आखिर में क्या है, एक तो फिर बहुत सवाल उठे गए थे। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट है, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है साजिद खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहेंगे परफॉर्मेंस के बारे में पाकिस्तान की टीम की। जी साजिद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। साजिद खान साहब, ये बताइएगा, कल हम ये बात कर रहे थे पहले तो कि टीम की सिलेक्शन पे काफ़ी सवाल उठ रहे थे और फिर उसके बाद हमने कल मैच की जो सूरत हाल देखी, पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल, मैं कहूँ अगर तो बिल्कुल फ्लॉप थी। शाहीन शाह अफरीदी को हीरो बनाया गया था, लेकिन उनकी बॉलिंग हम सबने देखी किस तरह की थी, नसीम शाह की देखी। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, कैसी परफॉर्मेंस थी? बहुत शुक्रिया वर्दा, आपको जितने भी बॉलिंग देख रहे हैं उनको बहुत बहुत सलाम। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको बहुत ही आला एनालिस्ट होते हैं और क्रिकेट में बड़ी अच्छी आपकी ग्रिप है। और जिस तरह पाकिस्तान की टीम की ग्रिप थी वो तो उस तरह की ग्रिप नहीं थी। एक कमजोर टीम जिसके 7 खिलाड़ी ना हो, और पाकिस्तान की कप्तान की बाबर की बात करें, उसके लिए इनिंग खेली है और उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर फेल हो गए। 240 ओडीआई अब तक मेरे हिसाब से पाकिस्तान टीम ने खिलाए, अगर नसीम को खिलाया और आपको देखें उसको एक और लड़कों को कैद दी आगा कोई। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी ज्यादती की, मिडिल ऑर्डर में खुला मेरे क्या कतल है। शाहीन शाह आफरीदी अगर अनफिट है तो हमने बहुत पहले ही बात कह दी थी, शाहीन शाह आफरीदी इंजरी कैरी कर रहे हैं और पाकिस्तान की मैनेजमेंट को बैकअप प्लान, उनको पहले ही कह दिया गया था कि वो 2 मैचेस नहीं खेल पाएंगे स्टार्ट के, शाहीन शाह आफरीदी। ये मैंने और आपने यकीनी तौर पर कितने दिन पहले इनको बता दिया था, निशानदेही कर दी थी। अगर शाहीन शाह आफरीदी और बाबर रन नहीं करेंगे तो 9 खिलाड़ी के पिकनिक बनाने गए, तो बहुत अफसोस की बात है। पाकिस्तान को सोचना चाहिए हमारे पास बैकअप नहीं है, खिलाड़ी नहीं है। और जो हम जिस खिलाड़ी की निशानदेही कर रहे हैं, शान मसूद की बात करें, सरफराज की बात करें, इनको आप मौका नहीं देते। शोएब अली को मौका नहीं, दोस्तियों की टीम है। आपको यकीनी तो होगा, आपको याद होगा हमने आपने कितने दिन पहले बात करी थी, बाबर और रिजवान ने तन तना दोस्तियां निभाई हैं। और दोस्तियों से क्रिकेट टीम थोड़ी चलती है। पाकिस्तान की टीम है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगर लेदर के खिलाफ भी इस तरह जीतेगी, इसकी तो रैंकिंग ही नहीं है। और हम बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, हम इस तरह की टीम के खिलाफ इस तरह पराज है और 16 रन से मैच जीते और सिर्फ जश्न मना रहे हैं। और आप धानी को लेके गए, मिठाई बांटने के लेके गए, ये क्या हो रहा है? पहले तो मुझे बताइए, धानी को ओडीआई खिलाते हैं उसके बाद दोबारा उसको मौका नहीं देते, ये चीजें गलत है। अब अच्छी चीज पे जाए। वाइट बॉल क्रिकेट में हमने और आपने बात की वर्दा, आपने अगर नसीम शाह के लिए अपने कहा था, शुरू होने से पहले कह दिया था कि ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग करेगा। उसने 3 विकेट हासिल की 14 टेस्ट मैच के बाद उसको ओडीआई या मैच खिला रहे थे। ये चीज सोचनी पड़ेगी मैनेजमेंट को, हेड कोच शकील मुश्ताक को और बाबर को, जो सनसना यकीनी तौर पर टीम खिला रहे। आज दूसरे ओडीआई में मेरे ख्याल में धानी को ये खिलाएंगे। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम 1 या 2 चेंज करनी चाहिए। मैं यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट को जरूर वाइट बॉल में जिस तरह उन्होंने टीम डिसाइड की और टीम खिला रहे हैं, तो ये टीम अगर खेलेगी तो बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा। पहले जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड ये बात कह दी थी, 28 तारीख को एशिया को 2020 का होगा। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगेंस्ट इंडिया शाहीन शाह आफरीदी नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान ये मैच नहीं जीतेगी। इसको नया बॉल करना आता है, 2 ओवर में 2 विकेट 3 विकेट लेने की एबिलिटी है, मगर पाकिस्तान के पास बैकअप नहीं है। बैकअप का मतलब होता है मीर हमजा जो मोस्ट टैलेंटेड लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, उसको आपने साथ नहीं रखा और जिसको आपने साथ रखा है धानी को, उसको आप खिलाते नहीं है। दूसरा, रिजवान की कारकर्दगी 3 साल में उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। 3 साल में वो अब तक ओडीआई में अपनी जगह नहीं बना सकते, सिवाय 2020 के अलावा प्लेयर ही नहीं होती है। टीम में सियासत करते हैं, इफ्तिखार को शामिल करते हैं और दूसरे लड़के को शामिल करते हैं। इस तरह की नहीं होने की सरफराज का आपने बहुत बड़ी ज्यादती की है। शोएब अली जो पाकिस्तान के अब आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर थे,
उसके साथ उन्होंने जुल्म किया एशिया कप में। तो अब भी पाकिस्तान के पास चांस है एशिया कप में, क्या शाहिन शाह भी 28 वाला मैच खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिससे कि मैं आपके प्रोग्राम में बहुत इम्पोर्टेंट बात को हसन जिस तरह अनफिट हुए थे ना, तो इंजरी कैरी करने के बाद दोबारा अनफिट होगा। शाहिन शाह भी जब तक 100% फिट ना हो उसको मैच ना खिलाइएगा, जल्दी ना करिएगा। वो बॉलर बन चुके हैं, स्टार बन चुके हैं। पाकिस्तान मैनेजमेंट चाह रही है किसी तरह भी 28 वाला मैच जो एशिया कप का होगा उसको 100% फिट हो खेले। तो ये अगर बगल की चीजें होनी चाहिए। और आज नेदरलैंड के दरमियान जो मैच खेला जाएगा पाकिस्तान अंडा क्रोएशिया होगी और पाकिस्तान सही। साहिब नेदरलैंड की विकेट्स कैसी हैं और कौमी टीम को इस पर क्या फोकस करने की जरूरत है? किस तरह के अपने गेम पे वो फोकस कर सकते हैं? बॉलिंग साइड पर किस तरह की मेहनत करने की जरूरत है उन्हें आज के मैच के लिए? खूबसूरत सवाल किया वर्दा, ये खूबसूरत सवाल यकीनी तौर पर टॉस जीत के जिस तरह उन्होंने वहाँ की जो 11 की विकेट है बहुत मुश्किल होती है कि नया बॉल थोड़ा स्टीम होता है, थोड़ा स्टीम हो रहा था, बड़ी मुश्किल थी वहाँ पर खेलना। इतना आसानी है, वेदर हमारा एडजस्ट नहीं कर सकती और हमारे लड़कों को मुश्किल हुई। 7 प्लेयर ना हो जिस टीम के और वो टीम आपके गले में आ जाए, उनके कप्तान ने ऑस्ट्रेलियन इनिंग खेली, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, हालांकि मैं 75 रन बनाया, मैच फिनिश नहीं कर सके, मगर आज नेदरलैंड पाकिस्तान को यकीनी तौर पर मैच हरा देगी। मेरा क्रिकेट राकेश राय ये कहता है पाकिस्तान आज नेदरलैंड के मुकाबले में उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाएगा कि बाबर और फकर पे थोड़ी जिंदगी। इमामुल्लाह कहाँ रन बनाएंगे मुझे बताइए, रिजवान कहाँ बनाएंगे? और जो आप मिडिल ऑर्डर जो आपके टोटल फेल हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं, तो इसी तरह अगर आज मुझे बताइए अगर फकर रन नहीं बनाते पहले मैच में तो आप मैच नहीं जीतते, मगर आपकी बॉलिंग फेल हो गई है, बॉलिंग खुल के सामने आएंगे। ठीक है बाबर आउटस्टैंडिंग करके खेल रहे हैं, बैटिंग आउटस्टैंडिंग करते हैं, मगर बैट्समैनों के साथ बॉलिंग आउटस्टैंडिंग करनी चाहिए। देखें शादाब ने बैटिंग बहुत अच्छी की है मगर बॉलिंग में फेल हो गए हैं। बॉलिंग क्या कर 40-44 रन उसने बनाया था, इसकी जॉब बॉलिंग है। आप मुझे बताइए किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं? सही, बिल्कुल फ्लॉप बॉलिंग है उनकी और बहुत ज्यादा बिल्कुल बेकार, यानी कि अब हम एक्सपेक्ट नहीं करते इस तरह से अब ना इस लेवल पे आके। नहीं इस लेवल पे आप आके रेस भी कर रहे हैं। आप जायज लड़का स्पिन का लड़का था, मैं हमेशा स्पिन की बात करता हूँ, स्पिन की बात करने के लिए यकीनी तौर पर पाक फौज को उस पर आड़े हाथों लेना चाहिए। पाक फौज जो हमारी मुल्क की इतनी बड़ी हुआ है उसको सोचना चाहिए पाकिस्तान की इतने अच्छा काम कर रही है। देखिए आर्मी चीफ साहब की हर जगह लोग तारीफ कर रहे हैं, तो हमें फकर अपने पाक फौज पर आर्मी चीफ साहब को रिक्वेस्ट करेंगे पाक फौज यकीनी तौर पर जिस तरह स्पोर्ट्स पे काम कर रही है, क्रिकेट के लिए काम कर रही है, थाली के लिए कर, इन नौजवान लड़कों के साथ नाइंसाफी एरिया में अपने पाक फौज से रिक्वेस्ट करूंगा इस पे वो करें असद के लड़कों के साथ नाइंसाफी दोबारा हम क्रिकेट पे आते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्रिकेट काम यकीनी तौर पर। सही। साजिद साहब अगर आज पाकिस्तान टॉस जीत जाता है पहले बैटिंग करता है तो उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे आप कौमी टीम को? देखिए कौमी टीम का टॉस जीतता है पहले बैटिंग करता है, बैटिंग पावर प्ले में बहुत इम्पोर्टेंट है। फकर की फॉर्म बहुत अच्छी है, इमाम की फॉर्म अच्छी है, दोनों को 100 रन की पार्टनरशिप लगानी है। 100 रन का पार्टनरशिप का मतलब विकेट पे आपने खड़ा होना है। 1 डाउन बाबर जब आएंगे तो आपको बहुत अच्छी फॉर्म मिल रहा है। फकर और इमाम को एक अच्छा स्टार्ट देने के लिए बुनियाद बहुत अच्छी चीज करनी है और वेट करना। स्विंग हो रहा पाकिस्तान इस मैच से पहला मैच में तमाम चीजें देख चुका है, अपनी गलतियों को काम कर चुका है और पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है एनालिस्ट है उसे सब चीजें बता दी होंगी, आपको वीक पॉइंट क्या है, आपको किस पे जाना है। और लेदर में जो बॉलर है थोड़ी अच्छी होम टाउन का एडवांटेज रखते हैं और अपने होम ग्राउंड में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनकी लेंथ और डायरेक्शन बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा बैट्समैन को रीड करके बॉलिंग करते हैं। हमारे बॉलर की तरह भी पेस तरह बॉल कर रहे हैं। तो आज नसीम शाह ने 3 विकेट जरूर लिए, ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की। बाकी बॉलरों ने क्या किया मुझे बताइए? नसीम शाह में जान है और नई बॉल से टीम उड़ा सकता है पाकिस्तान की और उनकी या बैगन नहीं की, मगर पाकिस्तान को अगर टॉस जीतते हैं तो पहले बॉलिंग करने को तरजीह दें। ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा मेरे हिसाब से, पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करना चाहिए। सही। अच्छा साहिद साहब ये रीजन क्या है कि हमारे ओपनर्स बैट्समैन जो है वो अच्छा स्कोर करें लेकिन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हमारे जो है वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, तो रीजन क्या है इसका? टोटली दोस्ती आ रही है ना। आप मेरिट खुदा कैसा कर रहे हैं, शान मुशीद को सिलेक्ट नहीं कर रहे, सत्तार को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, मिड ऑर्डर जिन लड़कों को हमने सिलेक्ट किया, आसिफ की बात करूँ, सहार की बात करूँ, हैदर की बात करूँ, तो दूसरे मुल्क की टीमें सिलेक्ट ही नहीं करे। बहुत किस्मत है हमारे मुल्क के सिलेक्टर उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, दोस्ती आ रही है बात।
पहले तो दोस्ती है खत्म कर दें, ये मुल्क के लिए सोचें, मुल्क के लिए सोचेंगे। जब फेयर लड़कों को लेके आएंगे, मैं जिसमें बार सत्तार की बात करता हूँ, चार बच्चों की बात करता हूँ, ये मुझे बताइए अम्माद वसीम से डर रहे होते हैं, अम्माद वसीम ये अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है, तो इन लड़कों को आप लेके आइए, आपकी टीम में बैकअप ये होता तो टीम बहुत अच्छी होती है ना। अपना पूल ऑफ प्लेयर्स भी तो नहीं बढ़ाते साजिद साहब, हम अपना पूल ऑफ प्लेयर्स भी नहीं बढ़ाते, तो आपको क्या लगता है क्या टीम में चेंजेस लानी चाहिए हमें? देखिए आप टीम तो आपकी जो मौजूदा टीम है, आज ये टीम खेलेगी तो उसमें जो दोस्तियां निभाने वाले जो दोस्त हैं रिजवान और बाबर को मैच प्रति खिलाना चाहिए, धानी को मैच खिलाना चाहिए। धानी मोस्ट टैलेंटेड स्टार फास्ट बॉलर बन के सामने आ सकता है, उसको मौका दें, कॉन्फिडेंस दें। और ये अब पाकिस्तान की ये बॉलर जो है ना, 3 बॉलर आउट कर सकते हैं। देखिए बॉलर को कॉन्फिडेंस देना बाबर के सामने, मगर मिडिल ऑर्डर जो आप बात कर रही है बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपका नुकसान। मिडिल ऑर्डर फेल क्यों होती है, उसमें जाने में चाहने को शौक ही नहीं है। तो ये चीज जो सीनियर प्लेयर हैं उनको मौका देंगे, सीनियर प्लेयर को बैकअप के तौर पर टीम में रखना चाहिए था, उन्होंने रखा नहीं। बार आपकी यही चॉइस है, तो इनको जिनको खिलाया उनको मौका दें, उनको रन बनाना चाहिए। मगर आपके प्रोग्राम के पर्पज से आज मेरे हिसाब से इसको बहुत रन बनाना पड़ेंगे। इमाम अल्लाह की बहुत ऑस्ट्रेलियाई फॉर्म है, फकत की ऑस्ट्रेलियन फॉर्म में बाबर बहुत अच्छा है, तो मैं समझते इन पे टीम डिपेंड करेगी। बाकी शादाब में ऑस्ट्रेलियन के लिए, मगर शादाब बॉलिंग का ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। तो शादाब ने तो प्रूव कर दिया है बैटिंग में, तो उस तरह को बॉलिंग में प्रूव करने की और पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है। नसीम शाह आज के मैच में 5 विकेट लेने की तमाम एबिलिटी रखता है, कि पहला ओडीआई खेले थे अंडर कॉन्फिडेंस से, मगर पिछले मैच में बहुत ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की। आप इस प्रोग्राम में वर्दा में बताते चलूं, नसीम शाह आज टर्निंग पॉइंट होगा, 5 विकेट हासिल कर देगा आज के ओडीआई में। इन बॉलिंग देखिएगा, स्टार फास्ट बॉलर। चलें सही है जी, देखते हैं। थैंक यू सो मच साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। उन्होंने बताया कि हमें दोस्तियां ख़त्म करने की ज़रूरत है और दोस्तियां ख़त्म हो जाएंगी। और ये हमेशा अपने शो में बात करते हैं कि अब मेरिट का जो कत्लेआम हो रहा है वो ना हो। क्रिकेट एटलीस्ट एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स रह गया है, अगर उसको सही तरीके से खेला जाए और सही तरीके से सिलेक्शन हो टीम की, तो उसमें अभी भी लोगों के शायकीन के शौक़ ज़िंदा रहेंगे, वरना आहिस्ता आहिस्ता शायद क्रिकेट भी कहीं बहुत पीछे छूट जाएगा। खैर, इसी के साथ ही एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब बात कर लेते हैं कुछ सियासी कश्मकश में सितारों के अहवाल क्या कहते हैं, कि सियासी चाल बदल रही है सितारों की, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। और दूसरी बात ये मैच में क्या होगा ये भी हम जानेंगे सितारों के अहवाल से, कि कौमी टीम के सितारे क्या कहते हैं। इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दी वेरी फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं कनान चौधरी, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कनान भाई। जी वालेकुम सलाम। जी वेलकम टू दुनिया बोले एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही है, थोड़ी सी अगर तेज़ आपकी आवाज़ हो जाए तो मुझे आ जाएगी आसानी से। आपको मेरी आवाज़ आ रही है कनान भाई? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। जी कनान भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कौमी टीम के सितारे क्या कहते हैं। आज मैच होने वाला है नीदरलैंड के साथ पाकिस्तान का, क्या लगता है कौन जीतेगा? देखिए पाकिस्तानी टीम के कैप्टन बाबर आजम के अगर मैं नंबर को देखता हूँ तो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, तो पाकिस्तान जो है आज इंशाल्लाह ये मैच अपने नाम करने में कामयाब हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान मैच जीत जाएगा यानी कि इंशाल्लाह ताला? इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हम थोड़ा सियासत का रुख कर लेते हैं, क्योंकि सियासी सितारे बड़े उथल पुथल नज़र आ रहे हैं हमें। कनान भाई आप क्या कहेंगे, फिलहाल क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि बहुत बड़े बयानात सामने आ रहे हैं। एहसान इकबाल ने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से भी उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो उनको बलीर लांडी जेल में रखा जाएगा। तो इस तरह की गिरफ्तारियाँ मज़ीद सामने आ रही हैं, उनके इंकशाफ भी किए जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या सूरत हाल बन रही है? क्योंकि हुकूमत की और पीटीआई की तो कहीं से बनती भी नजर नहीं आ रही है। देखिए मैं पहले भी आपके शो में एक प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, उसी प्रेडिक्शन को सेकंड करूंगा कि 14 अगस्त के बाद से जो टाइम पीरियड पाकिस्तान के लिए शुरू हुआ है, इसमें से पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान में नजर आ रहा है बहुत ज्यादा। और अभी अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूँ तो पॉलिटिकल क्राइसिस से ज्यादा, अल्लाह ना करे, मुझे पॉलिटिकल वायलेंस नजर आ रहा है यहाँ पे।
काफी प्रॉब्लम्स नजर आ रही है। आने वाले टाइम पीरियड में हमें एजुकेशन भी देखने को मिल सकते हैं और इसके साथ साथ पॉलिटिकल वायलेंस का लफ्ज मैं यूज करूंगा, ये प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलेंगी और यही प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन जो है प्रॉब्लम बनती हुई नजर आ रही है आने वाले टाइम पीरियड में पाकिस्तान के लिए। सही, काफ़ी मुश्किलात का सामना आप कह रहे हैं कि हमें करना पड़ेगा, इसका मतलब है। अच्छा, आप ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सितारे क्या कहते हैं? आपने बताया उनकी थोड़ा गर्दिश जो सितारे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारियां जो सुनने में आ रहा है कि आपको ऐसी कुछ गिरफ्तारियां मजीद होती हुई नज़र आ रही हैं, और अगर होती हुई नज़र आ रही हैं तो बता सकते हैं कौन कौन से लोगों की गिरफ्तारी किस किस की हो सकती है? देखिए, गिरफ्तारियां तो आगे भी नजर आ रही हैं और ये डेडलॉक रहेगा, यहाँ पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, लॉ एंड ऑर्डर भी एक सिचुएशन पाकिस्तान में बनती हुई नजर आ रही है। अल्लाह ना करे ये भी बड़ा मुश्किल होगा लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखना गवर्नमेंट के लिए। और इसके साथ साथ मैं एक चीज आपको और बताता चलूं कि ये जो टाइम पीरियड पाकिस्तान का स्टार्ट हुआ है, इसमें अंदरूनी साजिशों के साथ साथ बैरूनी साजिशें होती हुई मुझे नजर आ रही है और वर्ल्ड वाइड भी पाकिस्तान को अल्लाह ना करने की कोशिश भी की जा सकती है और कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश भी पाकिस्तान को की जा सकती है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसों की एक सीरीज़ शुरू करने का ऐलान किया है 19 से कराची में। अब होता है नहीं तो कि बारिशों की जो सूरत हाल है वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन एक उन्होंने बाकायदा पूरी सीरीज़ का आगाज़ किया है जलसों की। तो आपको क्या लगता है कि उनको कामयाबी मिलेगी इन जलसों की मद में, या फिर वो इतना प्रेशर बना सकेंगे हुकूमत पे कि जल्दी इलेक्शन करवा सकें? नहीं, देखिए इलेक्शन की जहाँ तक बात है, इलेक्शन मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। डे फर्स्ट से मैं ये कह रहा हूँ कि मार्च 2023 के बाद किसी भी वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं। मैं उसी पोजिशन को अभी भी बैक करूँगा। मुझे नहीं लगता अगली इलेक्शन होंगे, अभी बहुत ज्यादा दूसरी चीजें नजर आ रही है, इलेक्शन अभी होते नजर नहीं आ रहे इलेक्शन। अच्छा, क्योंकि हुकूमत का तो बिल्कुल इरादा नहीं है इलेक्शन करवाने का ना, हुकूमत अभी आराम से बैठी हुई कि अपना टेन्योर वो पूरा करेगी और 2023 के भी आखिर में जाके वो सोच रहे हैं कि 2024 में कहीं इलेक्शन करवाएंगे। तो आपको 2023 में नजर आते हैं, हुकूमत अभी चलती हुई खिंचती हुई ऐसी नजर आ रही है? मुझे लगता है कि 2023 के मार्च के बाद किसी भी वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं। अच्छा, अभी हमारी मईशत की भी सूरत हाल बहुत बुरी जा रही है, लेकिन डॉलर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि स्टेबल हुआ है। ये फॉर द टाइमिंग है, या ये जैसे हम कहते हैं कि नंबर फजिंग के जरिए किया जा रहा है, या ये थोड़ा सा स्टेबल रहेगा कुछ महीनों तक? सितारे क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, 14 अगस्त 2022 के बाद पाकिस्तान अपने अनलकी टाइम पीरियड में एंटर हो चुका है। डॉलर की ये जो स्टेबिलिटी हमें नजर आ रही है या डॉलर का कम होना हमें नजर आ रहा है, ये सिर्फ टाइमली है। अल्लाह ना करे यहाँ से ऑनवर्ड मुझे मईशत के लिए मजीद प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान को जो IMF से कर्जा जात मिलने हैं उसमें भी मजीद कड़ी शराइत का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान को। महंगाई बहुत बड़ा इशू बनती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान के लिए। तो आसान यहाँ से महंगाई कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है और सेकंड थिंग इसके लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना भी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा आने वाले दिनों में। सही। अच्छा, मियां साहब की वापसी की खबरें बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से गर्दिश कर रही हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि सितंबर में मियां साहब की वापसी मुमकिन है, क्योंकि 24-25 सितंबर के बाद कह रहे हैं कि वहाँ भी उनका वीज़े का कुछ इशू हो रहा है, उसको नहीं रिन्यू कर रहे। तो मियां साहब आते हुए वापसी वतन आपको नज़र आ रहे हैं? और अगर आएंगे तो सियासी मंजरनामे पे क्या तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं आपको? देखिए, अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन मुझे तो मियां साहब वापस आते नजर नहीं आ रहे। मेरी कोई अदर ऑप्शन नहीं वो पाकिस्तान आने की बजाय। और सियासी मंजरनामे की अगर आप बात करें तो सियासी मंजरनामा जो है 10 के बाद मुझे ज्यादा अच्छा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान में। सियासी से ज्यादा ये स्ट्रेंज सा मंजरनामा बनता हुआ नजर आ रहा है। अगेन मैं कहूँगा पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह ना करे अच्छी खबरें नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम को अगर मैं देखता हूँ पाकिस्तान की काफी ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ रहा है। पॉलिटिकली काफी मसाइल का सामना है। अच्छा, शहबाज गिल के हवाले से बताओ, उनके सितारे क्या कहते हैं? सितारे तो उनके बहुत ही डूबे हुए हैं और गर्दिश में चल रहे हैं, लेकिन कब तक कुछ उनको रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको?
देखिए शहबाज जी की डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है। मैंने ट्राई भी किया था उनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे मिल जाए तो मैं उस पर एक प्रेडिक्शन जो है वो दे सकूँ, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैं उनके हवाले से कैटेगोरिकली प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। लेकिन पीटीआई की अगर मैं बात करूँ तो अभी मुश्किलात का टाइम बाकी है। अभी सितंबर का महीना काफ़ी कड़ा वक्त साबित होने वाला पीटीआई के लिए, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने में हमें मिलेंगी। चलें जी, अभी मजीद शहबाज गिल साहब को प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कनान चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, तारों के अहवाल से आगाह कर रहे थे। सियासी मंजरनामे पे उन्होंने बताया कि काफ़ी मसाइल का सामना रहेगा और पाकिस्तान 14 अगस्त के बाद अपने अनलकी टाइम पीरियड में आ चुका है। अल्लाह ताला, हम दुआ कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए कि अल्लाह ताला रहम करे और सियासतदानों को थोड़ा सा अक्ल शऊर दे कि हमारी सियासी जो गहमा गहमी है, एक सियासी जंग चल रही है, एक तफरीक का सा जो माहौल बना हुआ है, ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि इंटरनेशनली हमें बहुत डैमेजेस हो रहे हैं इस वजह से। और हम दुआगो हैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए और अच्छाई के लिए। अल्लाह ताला हमें अपने अमान में रखे और साथ साथ ये भी कि जो बारिशों की सूरत हाल चल रही है उसमें भी अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी के साथ ही आज का शो होता है ख़त्म। कल फिर मुलाकात होगी आपकी सुबह 9 बजे। देखना मत भूलिएगा दुनिया बोल है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे होम एंड स्टे सेफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।